हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। से रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी से आदेश अग्निहोत्री जी हैं, भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं फरुखाबाद के। आलोक बिहारी जी हैं, प्रोफेसर हैं भारतीय महाविद्यालय में। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अनिल मिश्रा जी मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। कन्नौज से रवीश द्विवेदी जी हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। और शुभम तिवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये बड़ा पैनल है आज की डिबेट के लिए। आज पूरे दिन जो घटनाक्रम रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे और पूरे प्रदेश में अधिकांश जनपदों में भाजपा का परचम लहराया है। जो भी समीकरण रहे हों, जो पंचायत चुनाव के बाद में जो कहना चाहिए कि सुस्ती का माहौल था भाजपा के खेमे में, उसमें अचानक बदलाव आया है। आज जश्न का माहौल है, जश्न की रात है। खुशियां मनाई जा रही हैं, तरह तरह के नए समीकरण जोड़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो लहर है, जीत की लहर है, ये जो जीत की लहर है ये 2022 और 2024 तक जाएगी, ये कहा जा रहा है भाजपा की ओर से। तो पूरे प्रदेश में भाजपा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं अधिकांश सीटों पर और बिगड़े हुए समीकरणों से जीते हैं। हम लोग कह रहे थे कि 4 से 16 कैसे बनेंगे, कोई जादू है क्या, लेकिन 4 से 18 बने फरुखाबाद में भी और 4 से 18 हुए हैं और चारों सदस्य पूरी निष्ठा के साथ भाजपा के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। भाजपा का जो नेतृत्व है उसका जो आदेश था उसका पालन किया है चारों सदस्यों ने। तो ये पूरी समीकरण रही है और कुल मिलाकर के स्थिति ये रही है कि मोनिका यादव जीती है 18 वोट पा करके और भारी जश्न बना है भाजपा के खेमे में। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा है कि ये भाजपा की जीत है, भाजपा की जीत है। ये खास तौर से रेखांकित करने की बात है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को हमने हराया है और भाजपा जीती है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि फरुखाबाद का आम आदमी और बुद्धिजीवी हर आदमी चाहता है कि सुबोध यादव किसी भी कीमत में फरुखाबाद में चुनाव ना जीते और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और अच्छे वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और समाजवादी पार्टी को 12 वोट मिले, 30 में 12 वोट मिले और 30 में 18 वोट भारतीय जनता पार्टी की मोनिका यादव को मिले। तो ये 2022 तक जाएगी ये लहर? 2022 नहीं, 2024 तक जाएगी। हाँ बिल्कुल, 2022 से पहले की भूमिका बना रही है और निश्चित रूप से 2022 में भाजपा की सरकार बनाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसी के आधार पर लिखा गया जीत का इतिहास। लोग कहते थे कि यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा हो गया, लेकिन आज पता लग गया कि भाजपा का दबदबा है। तो ये भाजपा की जीत कही जा सकती है, जबकि प्रत्याशी बार बार प्रत्याशी ने यही कहा है, चाहे अपने बचाव में कहा हो कि हमने भाजपा से समर्थन लिया है। और जो स्वागत समारोह हुआ था उसमें भी जिस तरह से भाजपा के नेताओं का नेता मंचासीन रहे, वो सब यही लगता है कि पूरी योजना, पूरा चुनाव जो मैनेजमेंट था, पूरा चुनाव भाजपा के हाथों में रहा है और तभी इस चुनाव को जीता जा सका है। और इसीलिए सांसद जी ने अगर कुछ कहा है तो कुछ अलग नहीं कहा है। उनका कहना है कि भाजपा जीती है और भाजपा ने जब खड़े होकर के इस चुनाव को लड़ा तभी समाजवादी पार्टी को परास्त किया जा सका। ये स्थिति निकल करके सामने आई है। अब क्या स्थितियां हैं, कांग्रेस क्या सोचती है इस सांसद जी के इस बयान को लेकर के और समाजवादी पार्टी क्या सोचती है इस बयान को लेकर के, कुछ चीजें और बनी बिगड़ी हैं इस चुनाव में। एक चीज देखिए कि जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, हालांकि उसका कोई सदस्य जीता नहीं था, बहुजन समाज पार्टी है मायावती की, उसने भी जो फूल है कमल का उससे स्नेह बढ़ाया है इस चुनाव में। अशोक सिद्धार्थ जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के आज रहे हैं और हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं हुआ
कि बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन सदस्य जीते हैं, लेकिन दावा बार बार ये किया जाता रहा कि 3-4 सदस्य जीते हैं। तो ये जो चुनाव में 2022 के चुनाव में या चुनाव के बाद में जो गठबंधन की स्थिति बन सकती है, उसका एक नज़ारा भी इस चुनाव में देखने को मिला, जो सीधे जनता का चुनाव नहीं था। यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये नज़दीक आई हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद में ये चुनाव जीता गया। पूरा जो प्रदीप यादव बहुत शिवपाल सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो पूरा चुनाव देख रहे थे और पूरे चुनाव भर उनके द्वारा मदद की गई। तो ये स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी के नेता हमने बताया कि उस जश्न में शरीक हो रहे थे जो मोनिका यादव की जीत के बाद में आयोजित किया गया। तो ये कुल मिलाकर दूसरी ओर जो अपना दल है, अपना दल बहुजन भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल रहा है, भाजपा का समर्थन करता है। आगे संभावनाएं व्यक्त की रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि अपना दल से 1-2 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो अपना दल फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ जो जिलाध्यक्ष है वही जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे, तो कोई उन्होंने परहेज नहीं किया, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। तो राजनीतिक समीकरणों की स्थिति ये है। दूसरे एक पहलू ये भी है चर्चा का, आज की जो डिबेट है, कि समाजवादी पार्टी का जो अपना घर है उसमें विभीषणों की संख्या बढ़ गई है, दागियों की संख्या बढ़ गई है। जो सफाई अभियान शुरू किया है जिस तरह से अखिलेश यादव ने, वो झाड़ू पोछा बहुत कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है। दागी लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो रहते हैं पार्टी के साथ हैं, ज्ञापन देने जाते हैं टोपी लगा करके पार्टी नेताओं के साथ में, लेकिन अपने घर का वोट नहीं रखा पाते हैं। ऐसे नेताओं की संख्या है। और उसके बाद में जो प्रतिबंधों के बावजूद जो जुलूस निकला है, विजय जुलूस निकला है, उसमें अखिलेश यादव मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। ये तमाम से पॉइंट हैं, तमाम से बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव था और सारी तैयारियां, बीच में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, उसमें भी करीब करीब स्थितियां ऐसी होंगी। उसके बाद में सीधे सीधे हम लोग विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ेंगे और सारे समीकरण उस बड़े चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो आज जो चुनाव जीता है, मोनिका यादव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आवश्यकता से अधिक, लाइन सीमा से अधिक उठ करके पूरे चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा, चुनाव जीता और उस चुनाव की जीत में अपने को शरीक किया, घोषणा की सांसद जी ने कि ये भाजपा की जीत है। तो ये सारी चीजें रहेंगी आज की चर्चा में। काफी लोग आज हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलें ताकि हम लोग अधिक से अधिक विचार विमर्श कर सकें, अधिक से अधिक बात कर सकें और सत्यनारायण की कथा की तरह आराम से सुने भी ना, उसमें तर्क वितर्क भी कर सकें। ये निवेदन रहेगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो रुचि बनी है पिछले 1.5 साल से बिग बुलेटिन देखते हुए, वो बरकरार रहे। तो हम कहाँ से शुरू करें? हम चाहते हैं कि विवेक नारायण जी आपसे ही शुरू करें। विवेक जी, ये जो स्थितियां रही हैं पूरे प्रदेश में और बाकी जो भूमिका हमने बताई है, उसको लेकर के क्या दिख रहा है? आपकी पार्टी के पास तो कुछ दिख नहीं रहा, घोर अंधेरा दिख रहा है आपके सामने। क्या दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी आप लोग मिलकर के कुछ भाजपा का मुकाबला करते हैं? मैंने आज जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में जो दृश्य उभर के आया है, इसका बहुत कुछ संकेत मैंने 30 तारीख को आपको डिबेट के माध्यम से दे दिया था कि जिस तरीके से इस चुनाव में भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी की और बसपा की नजदीकियां बढ़ी और जिस तरीके से बसपा ने स्टैंड लिया और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से स्टैंड किए, इससे ये नतीजे कोई अप्रत्याशित नहीं हैं। ये आप फरुखाबाद की बात ले लें, चाहे कन्नौज की बात ले लें, जो आपने कहा कि जो अखिलेश जी ने कदम उठाए वो नाकाफी नहीं लग रहे हैं, वो आप समझिए वो सारी एक रणनीति का हिस्सा थे।
जिस तरीके से आपके फर्रुखाबाद की बात ले लें, सचिन यादव जी को निष्कासित किया गया। मैंने शायद कहा भी था कि ये सिर्फ एक डॉक्टर सुबोध यादव को ये चुनावी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है। ये ऐसा तो ये सारे इस तरह के कदम रहे जिससे कहीं न कहीं से लगता है कि पूरे प्रदेश में जो सीन रहा, मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा जिस तरीके से जनपदों में भाजपा का समर्थन कर रही है, जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ हुई है तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिसने अपना जान जोखिम डाल के समाजवादी पार्टी को या बसपा के लोगों को या जिस पार्टी को जिताया, और वो ठगा सा महसूस कर रहा है कि आज जो ये चीज़ हुई उसका आगे किस तरीके से हम उनसे संतुलन बिठाएंगे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं जो ये नैतिकता की बात बार करते थे, नैतिकता और सुशासन की, उसकी इन्होंने खुलेआम धज्जियां उड़ाई। संविधान जिसको भी ये दरकिनार करते रहते हैं उसकी भी धज्जियां उड़ाई, और लोकतंत्र का इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र में इन्होंने ये चुनाव में जो हथकंडे अपनाए हैं, इनका कोई भी जागरूक नागरिक देश का समर्थन नहीं कर सकता है। ये निंदनीय है। कुल मिला के इन्होंने सत्ता भले हासिल कर ली हो, लेकिन प्रदेश की जनता इसे 2022 में पूछने को तैयार बैठी है कि क्या यही नैतिकता और सुशासन था। जिस तरीके से आपने जो हथकंडे अपनाए, जिस तरीके से वोटरों से लेके कार्यकर्ताओं को आपने, क्या यही नैतिकता है? ये जवाब इनको 2022 में देना पड़ेगा। और जो ये मान के चल रहे हैं कि ये ब्लॉक समिति से लेके और 2022 तक ये लहर चलेगी, ये सिर्फ इनका एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। रवीर जी, ये जैसा कि अभी आपने बतलाया कि मोनिका जी की जीत को बीजेपी की जीत बतलाई जा रही है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दो प्रत्याशी थे और दोनों सपा के थे। एक के डॉक्टर सुबोध और एक थी मोनिका। जब दोनों लोग लड़े मैदान में तो सपा से अधिकृत प्रत्याशी तो हो गए सुबोध और दूसरे हो गई मोनिका। अब 30 मेंबर्स हैं, 4 बीजेपी के पास हैं। तो अब बीजेपी के लिए तो एक ये मजबूरी हो गई कि वो जो अनधिकृत प्रत्याशी मोनिका हैं उनको समर्थन दिया जाए। अब 18 वोट मिले, 18 में से अगर 4 वोट जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी वाले अगर सपा को तो देने जाते हैं नहीं, तो उनकी तो मजबूरी है कि मोनिका को प्रत्याशी बनाए और उसे वोट दें। अगर ये 4 ना भी दें तो रह जाते हैं 26, और 26 में जीतने के लिए 13 चाहिए थे, तो मोनिका के पास तो 14 हो गए थे, तो वैसे ही जीत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ये जबरदस्ती एक अपने आप में श्रेय लेने जा रही है कि वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी जीता है। ये बिल्कुल गलत। आज मुख्यमंत्री जी का भी अभी एक इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये हमारी जीत जो है वो सन 2022 और सन 2024 तक चलेगी। तो जिस तरीके से अनैतिकता के आधार पर या बिल्कुल विधि विरुद्ध जाके या बिल्कुल जो संस्कारी पार्टी बीजेपी की किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी के जमाने में हुआ करती थी, वो पार्टी तो अभी है नहीं। यहाँ पर किसी भी तरीका से सत्ता को ग्रहण करना उन्होंने सीख लिया है, और उसी आधार पर आज जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने 67 सीटों पे विजय प्राप्त करी है, ये उसी का नतीजा है। जो पार्टी पंचायत के चुनाव में 2 नंबर पर रही हो और अध्यक्षी के चुनाव 2 महीने बाद जो टाइम 2 महीने का उन्होंने लिया, वो केवल इसीलिए लिया था कि हम अपनी सेटिंग कर लें। और ये सेटिंग का ही नतीजा है कि आज जो बहुत सबसे बड़ी पार्टी जिसके प्रत्याशी जीते थे सपा के,
वो पार्टी आज केवल 5 सीट को सिमट की और बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया है 67 सीटें जीत के। तो ये हम ऐसे चुनाव का समर्थन नहीं करते हैं, हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि ये बिल्कुल अनैतिकता का चुनाव उन्होंने बना के जीत लिया है। और जिस तरीके से फरकाबाद में ही चुनाव हुआ है तो हमारे आपके सबके सामने है, तो क्या विरोध करते हैं। शेखर भाई, आज जो पूरे प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक हमारे ऊपर आरोप लगाते थे उनसे 2 कदम आगे बढ़कर ये चुनाव जीता है। और ये जो फर्रुखाबाद में जिला पंचायत जिसे इन्होंने कहा जो 67 सीटों में शायद शामिल है फर्रुखाबाद भी, तो वो जीत ये कह रहे हमारी है, लेकिन जो जीता है वो अभी नहीं कह रहा है कि ये भाजपा की जीत है। वो अपने को निर्दलीय कह रही हैं कि हम निर्दलीय जीते हैं, हमें 4 वोटों का समर्थन प्राप्त हुआ है, 14 वोट मेरे थे। ये कहीं पर आज जहां तक उन्होंने बोला, कहीं पर उन्होंने कहा है कि भाजपा को की ये जीत है, लेकिन हमारे जो सांसद महोदय हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा की जीत है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लोगों पर दबाव बनाने का काम किया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिसके ऊपर अपहरण का फायरिंग का मुकदमा हो, उसने वोट डाला, तो वोट डालने के बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब यह साफ हो गया है कि केवल दबाव बनाने के लिए ये राजनीति थी और ये कानूनी कोई बात नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद हो सकता है कि इन सारे केसों पर एफआईआर लगकर इस मामले को खत्म कर दिया जाए। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, पहले तो मैं भाजपा के बैठे यहाँ साथी बैठे हैं उनको जीत की बधाई दूंगा, लेकिन निंदा भी इस बात की करूंगा कि लोकतंत्र की हार की भी वो जिम्मेदारी जरूर ग्रहण करें, क्योंकि जो आज परिदृश्य देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता हो कि ये अछूता है, जो व्यक्ति जरा भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, समझना चाहता है, वो ये बेहतर समझ रहा होगा कि जिस तरीके से शासन और सत्ता के दबाव में जो आज वोटों की इधर उधर किया गया है, ये बड़ा शर्मिंदगी का विषय है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि सपा को सपा नहीं हराया है, भाजपा के पास तो सिर्फ 4 वोट थे, भाजपा के पास था ही क्या। तो जितने भी वोट आए हैं वो सब गैर भाजपाई थे और समाजवादी पार्टी ने ही समाजवादी पार्टी को हराया है। तो इसमें भाजपाइयों को ये बात सोचनी चाहिए, अगर सोचेंगे तो अफसोस जरूर होगा। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि फर्रुखाबाद में भाजपा के लिए तो यही कहा जा सकता है कि सपा ने स्वयं भाजपा की इज्जत बचाई है। अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो आज सांसद महोदय कह रहे हैं, देखिए वो भी मजबूर हैं, उन्होंने भी आज डैमेज कंट्रोल करने की वजह से बोला ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, क्योंकि 4 वोट होने के बावजूद कैसे कहा जा सकता है ये भाजपा की जीत है, क्योंकि जिस प्रत्याशी ने 4 वोटों का समर्थन लिया उसने अपने मुंह से एक भी बार नहीं कहा, उन्हें कहना चाहिए था कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतन मनन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर साफ है कि जो तोड़ मरोड़ की जो राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं सपा ने ही सपा को हराया है। इस पर समाजवादी पार्टी को भी गौर करना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस 67 सीट में फर्रुखाबाद की सीट तो नहीं होती अगर इस तरीके का कदम समाजवादी पार्टी में नहीं उठाया जाता तो। दूसरी बात, एक बड़ा ताज्जुब का विषय है और मेरी ये बात आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भी पहुंचनी चाहिए कि आज जिन सदस्यों ने वोट डाला है, इन सदस्यों ने जो पोस्टर छपवाए थे और चुनाव आयोग में जो नामांकन के समय अपना पूरा वो परिचय दिया था कि उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं कितने मुकदमे नहीं हैं, तब तक ये अपराधी नहीं थे। पोस्टरों में जब छपवाते थे ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, बेदाग छवि के हैं, आज कहीं ना कहीं सरकार ने इस चुनाव में आकर उन सबको दागदार बना दिया, क्योंकि पिछले 7 दिन में ये देखने को मिला है कि 4 प्रत्याशी भाजपा के अगर छोड़ दीजिए तो उसके बाद जितने भी सदस्य चुन के आए थे, चाहे निर्दलीय आए थे या समाजवादी पार्टी के आए थे या कैसे भी आए थे, उनको देखिए कितनी खूबसूरती से इन 7 दिनों में पूरी तरीके से दागी बना के जनता के सामने पेश कर दिया। क्या कर रहा था चुनाव आयोग उस समय जब ये प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में आए थे? तब इनके मुकदमों का कोई ब्यौरा नहीं था,
7 दिन में ही मुकदमे भी लग गए, 7 दिन में ही पुराने मेडिकल स्टोरों को सीज भी कर दिया गया, 7 दिन में ही सब जांचें भी हो गई। और हो सकता है साहब कि अगर इस चुनाव में थोड़ा और समय दिया जाता तो इन्हीं आगामी के दिनों में कई सारे लोग जेल भी चले जाते। तो इसी को हम बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरे की बात है। और सरकार में आना, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच बना रखी है कि बाई हुक को बाई क्रुक हमको सत्ता में रहना है, तो साहब ऐसा है ये, अगर ये चुनाव कहीं अगली बार जनता के सामने फेस करना पड़ा भाजपा को, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कलई खुल जाए। और इस चुनाव को अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 के लिए अपना एक अचीवमेंट मान रही है तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जनता के बीच में जाके अगर जो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख वगैरह चलते हैं, उनको अब ग्रामीण क्षेत्र में जाके इस पर सर्वे कराना चाहिए। मैं मानता हूं उन्हें अपने इस चुनाव की जीत की सच्चाई पता चल जाएगी कि जनता के बीच में उनकी क्या इमेज है, क्या स्थितियां हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बड़ी हार है। चुनाव सरकार ने, सत्ता दल ने और प्रशासन ने लड़ा है, इतना दबाव नहीं क्रिएट करना चाहिए कि जनमत की आवाज को दबाया जाए। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और सच तो ये है कि सबको मालूम है जन्नत है। जश्न किस बात का? जश्न लोकतांत्रिक मूल्यों के कत्ल का, जश्न प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सड़क के ऊपर नीलाम होने का, जश्न जो है वो पूरे के पूरे संविधान को ताक में रख देने का, जश्न जो है वो जुल्म और जाति के दौर का, किस बात का जश्न? हाँ, फिर वहीं आ जाता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछूंगा यहाँ पे अपने साथियों से, ये जो विषय है आज का कि ये मोनिका की जीत, भाजपा की जीत, कहाँ से भाई तुम्हारी भाजपा की जीत हो गई? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ाने की तो हैसियत रही नहीं तुम्हारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं पे रख नहीं पाए। समाजवादी पार्टी की हार की बात आप कह सकते हो, तथाकथित हार की बात। लेकिन वो हार भी क्या थी? अरे बॉल भी तुम्हारी, बल्ला भी तुम्हारा, पिच भी तुम्हारी, एम्पायर भी तुम्हारा, कैच जो है हो ना हो, कैच आउट, गिल्ली गिरे न गिरे, क्लीन बोल्ड। तो जब सब तुम्हारा है, कानून तुम्हारा है, तो शासन और प्रशासन के गठबंधन का ये जोड़ जो उत्तर प्रदेश के आम जनता ने देखा, शायद मेरी समझ में हिंदुस्तान के इतिहास का एक कालिक लगा हुआ दौर है कि जो इसके पहले किसी ने नहीं देखा। आप कितना भी अपने मुंह, और आज तो बहुत ही कलफ लगे कुर्ते पैजामे के साथ में, और उसके बाद में पटके और इसके सबके साथ में हमारे सब साथी आए भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एक बात इन्हीं के कवि कुल गुरु शिरोमणि की बात तो याद दिला दूं, जो कभी कहा था किसी वक्त में डिबेट में इन्होंने कि हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, और काल के कपाल पे गीत नया गाऊंगा। ये समझिए कि काल के कपाल पे नए गीत की शुरुआत हुई है। और ये नया गीत शकुनी ने जो है जब पासे फेंक करके और पासों के जोर के ऊपर जहां पर एक जो है वो अपने जीता था कि अपने चौतर को, तो बड़ा जो है वो दुर्योधन के खेमे में और कौरवों के खेमे में बड़ी खुशी मनाई गई थी इसी प्रकार की। लेकिन उसके बाद में जो है वो अंतिम परिणति कहाँ पे होती है? कभी अभिमन्यु जो है वो अपने छठे फाटक पे मारा जाता है, लेकिन अंतिम विजय कहाँ पे होती है? कथित रामराज की बात मैं एक बात और कह दूंगा, ये लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी से तो लड़ी नहीं तुमने, ये लड़ाई तो जो है वो भारतीय ये आपके जो है वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था, जनता ये आपके जो है वो अपने पंचायत सदस्यों का, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो किसी पार्टी से रहे हो, उस आदेश के खिलाफ आप लड़ाई लड़े हो। तो आप लड़ाई तो जनता के खिलाफ लड़ रहे हो बंधुवर। और जैसे लड़ी गई पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा इसको, जिस प्रकार से दहशत का माहौल बनाया गया, जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ FIR कराई गई, तुम्हारी FIR भविष्य में वापस लेने का जो है वो वादा किया गया, दहशत कायम की गई, ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। इससे गाड़ी नहीं चलती है और ये अब शुरुआत हुई है आपसे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साफ तौर के ऊपर आपके जो है वो अपने इस जो भी जुल्म जाति के जो आपके कृत्य हैं उनका सामना करने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में भी कह रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के एक नागरिक के रूप में भी कह रहा हूँ कि इस दौर का आपके
जुल्म और जाति के दौर का विरोध एक एक आदमी, आम आदमी करेगा। हम जानते हैं आपके पास में जवाब होंगे, बड़ी लच्छेदार बातें होंगी, बड़े प्रवचन होंगे, बड़े वो रटे रटाए जवाब होंगे, वो अपने आपदा में अवसर से लेकर के सब होगा, लेकिन कहने को आपके पास में कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि हमने दिखा दिया है कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तुम्हारे इस दमन चक्र के बाद में भी हम लोग जो है बाकायदा विरोध किए हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रजातंत्र की, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र की। हम लोकतंत्र के हिफाजत के पहरी हैं, तथाकथित अपने मन में, तथाकथित नहीं, हम वास्तविक पहरी हैं, और तुम तथाकथित हत्यारे हो लोकतंत्र के। ये यहाँ पे बात आ रही है। आदेश जी, एक आखिरी बात कह दूं इससे, फिर आगे बात हो जाएगी कि जलते घर को देखने वालों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, उसका छप्पर आपका भी है। आगे पीछे तेज हवा है, उसके मुकद्दर आपका भी है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो। मैं आम जनता से कह रहा हूं, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका भी है हुजूर। ये हंसी, ये मुस्कुराहट, अगला नंबर आपका भी है। आलोक भाई देखिएगा जरा। बंधुओं, आज जो हमारे भाई लोगों ने जो अपने अपने विचार रखे, हम जस्ट इसके विपरीत हैं। वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ये वही हाल हो गया जो दल थे जो नहीं जीत पाए। हमने पिछली डिबेट में कहा था कि हमारी रणनीति, बाद में बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे, हम डिबेट पे हैं। हेलो, हाँ जारी रखिए। अरे कट रहा है। हमारा ये कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बंधुओं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो अन्य दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, साफ हो चुके हैं, और जब भाजपा टॉप पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, तो दोस्त तो लगेंगे ही। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमने पिछले डिबेट में कहा था कि हमारी रणनीति टाइप की होती है। ये दबाव वाली राजनीति हम लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के नहीं करते। जब हमारा अधिकृत प्रत्याशी हम लोग बनाते हैं तो सारे कार्यकर्ता तन मन धन से उसके साथ लगते हुए, पिछले डिबेट में मैंने बोला था। माननीय सांसद जिनको कि जिला पंचायत के लिए उनको कमान सौंपी गई थी, उनकी रणनीति थी। आदरणीय मुकेश राजपूत जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय रूपेश गुप्ता जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सफल तरीके से और स्थिति को समझते हुए उन्होंने समर्थन देके भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो चिट्ठा बहुत लंबा है। इन 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है? एनसीआरसी और सीएए का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। हिंदू विरोधी जो है 370 हटाने का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। भगवा आतंकवाद कहकर हिंदुओं को बदनाम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं पर मौन किसने धारण किया? कांग्रेस ने किया। क्या क्या बताएं, गौ हत्या और बीफ पार्टी को किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ने किया। राम जन्मभूमि के खिलाफ कोर्ट में किसने वकालत की? ऐसी बहुत सी चीजें बंदोबर हैं। क्या बात हो रही है? अरे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं बयान मत करिए, आलोक जी, हाँ, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और जो आज करिए, हो गया टाइम। अच्छा चलिए ठीक है भाई, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, मान लो। शेखर भाई, आज हर्ष का दिन है और संघर्ष की परिणत हर्ष के रूप में हुई। हम सभी
जनपद के जो जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन नीति को मोहर लगाई है और हमारे समर्थित प्रत्याशी को जिताया है, हम सभी जिला पंचायत सदस्यों को हार्दिक बधाई भी देते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं उनको भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप होंगे, स्वाभाविक है। जब भी कोई विजयी होता है तो विपक्षी दल जो है उसमें से कमियां निकालते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन आप अगर इसको निष्पक्ष तरीके से देखेंगे, पहले कल की डिबेट में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अगर आज का आप परिदृश्य देखिए तो कोई किसी भी समाजवादी पार्टी का जो समर्थक सदस्य था उसको कतई किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की गई। उसको बाकायदा 12 वोट ऐसे नहीं मिले, 12 वोट आपके पास थे, आपने उसको पूरे निर्विघ्न तरीके से आपने उस कार्य को संपादित किया, डाले। अब हार गए तो उसके लिए उसका ठीकरा आप बीजेपी पर फोड़ने लगे। अरे भाई, बीजेपी जिसका समर्थन करती है, तहे दिल से समर्थन करती है और फट्टा नहीं लगाती कि हम समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। जैसा कि अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे, क्या ऐसा लग रहा है कि बसपा और सपा का ये मौन समर्थन था भाजपा को? ऐसा नहीं है। हम सब लोग अगर समर्थन करते हैं तो खुल करके करते हैं और विरोध करते हैं तो खुल करके करते हैं। ये फर्रुखाबाद जनपद का ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं था, प्रदेश के 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें हम सब लोग 67 से 68 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं हमने जनमत को स्वीकारा है, जनमत ने हमको स्वीकारा है। आरोप प्रत्यारोप आप लगाइए, जनमत हमारे साथ है और उसी की परिणत हुई है और हम सब लोग व्यर्थ नहीं कह रहे। मैंने फिर भी कहा था पिछली डिबेटों में कि ये जो जनमत है दिखेगा चुनाव में, आज दिखा है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो जनमत है, जो उत्साही जनमत है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के रूप में हो, चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे वोटर के रूप में हो, 2022 के चुनाव में पुनः दिखेगा और हम सब लोग 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और इसी डिबेट में बैठ करके हम सब लोग फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे। आप फिर आरोप लगाएंगे, आप आरोप लगाते रहिए क्योंकि आपके आरोप मिथ्या हैं। विकास पांडे, विकास ऑडियो बंद है। अन्य लोग ऊपर से बोल रहे हैं ना, पीछे से आवाजें आ रही। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो विवेक नारायण से बात कर रहे हैं, उनका ऑडियो खुला है विवेक नारायण जी का, लेफ्ट कर दीजिए। वो बताइए, ये है इसकी घंटी बज रही है। ठीक है, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं अपने सभी विपक्ष के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में सरकार का सहयोग किया। इसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, जहां तक जीतने का सवाल है, तो मैंने इस डिबेट में बहुत पहले एक बात कह दी थी कि राजनीति और रणनीति अलग अलग चीजें हैं। हमारा विपक्ष राजनीति करता रह गया और हम एक रणनीति के साथ आए थे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने। जैसे हमने 272 प्लस का नारा दिया था, जैसे हमने 300 पार कहा था, जैसे हमने 65 प्लस का नारा दिया, हमने उस पे काम किया। हमारी रणनीति उस पे काम करती चली गई। वरना आपको याद होगा कि फर्रुखाबाद के जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के समय में 8-9 सदस्य वोट डालते थे और केवल 9 सदस्य ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया करते थे।
पहली बार फर्रुखाबाद में ऐसा हुआ है कि 30 के 30 सदस्यों ने मतदान किया है, 100% मतदान हुआ है फर्रुखाबाद के जिला पंचायत में। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कितना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से शासन और प्रशासन ने ये जिला पंचायत चुनाव संपन्न कराया है। दूसरी बात, हार की बौखलाहट। मैं यहाँ पे 2 लाइनें कहूंगा। मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या हाल है तेरा मेरे आगे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हालत को देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। जो बोया है आज वही काट रहे हैं। बौखलाहट इनकी दिखाती है कहीं ना कहीं, धमकियां इनकी बताती हैं कहीं ना कहीं कि अंदर से टूट चुके हैं ये, अंदर से इनके अंदर जो खोखलापन था वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। 2022 मैं अभी से इन सब विपक्षी साथियों से एक मांग करता हूं कि अभी से कुछ बहाना तलाश लीजिए। 2022 भी आपके हाथ से चली गई है और आप अभी से तैयारी कर लीजिए कि 2022 में कौन सा बहाना लेके आना है। ईवीएम को दोष देना है कि गुंडागर्दी को दोष देना है, इस प्रशासन के दुरुपयोग को दोष देना है, लेकिन हमेशा की तरह अपनी कमियां मत देखिएगा। यही वो चीज है जो आपको हार के गर्त में ले जा रही है और हार के और गर्त में ले जाएगी, क्योंकि आप लोग डिबेट में भी बैठे हो चाहे अपने अंदर बैठे हो, आप हार की समीक्षा में विश्वास नहीं करते हो, आप हार पर दोषारोपण में विश्वास करते हो, आप हार को लेकर के किसी भी प्रकार का मंथन नहीं करते। दूसरा, कांग्रेस के साथी ने एक विषय रखा बहुत बड़ा, लोकतंत्र और नैतिकता। 60 साल सरकार चलाने के बाद आज जब विपक्ष में आए तो लोकतंत्र और नैतिकता याद आने लगी कांग्रेस को। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को। कांग्रेस को पूछ दिया कि सरकारों के जीतने के बाद उन्हें लोकतंत्र भी दिखाई देने लगा, सत्ता से दूरी की नैतिकता भी दिखाई करना ही के नामांकन में IAS पोलिंग एजेंट होता है। लगता है कि शिक्षा की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा अपहरण और डालने के बाद गिरफ्तारी भी नहीं हुई, दर्शाता है कि हमने किसी प्रकार से जाति और सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, सदस्यों को डालने दिया, पूरी आजादी के साथ वोट डालने दिया, इसीलिए हमने गिरफ्तारी नहीं की। दुरुपयोग देखिए, अगर अच्छा भी करें तो हमें मालूम है आप विपक्ष साथी हो, आपका तो काम कमियां निकालना। तीसरी चीज बहुत बड़ी धमकियां दी गई कि FIR अगला नंबर आएगा। धैर्य रखिए, जनता के लोग हमारे लिए जीत कर्तव्य वोट करा, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे अवसर नहीं है हमारे लिए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मेरे पीछे से काफी आवाज आ रही है, मैं एक बात कहूंगा। अभी मैं विकास जी को बड़ा धैर्य पूर्वक सुन रहा था। मेरा पहले सीधा प्रश्न है कि विपक्ष के कई और साथियों ने और मैंने भी एक सवाल उठाया था कि उसका जवाब हमको जरूर मिलना चाहिए था कि आखिर क्या कारण है कि जिसको भाजपा अपनी जीत बता रही है उस प्रत्याशी ने एक भी बार नहीं बोला कि ये भाजपा की जीत है। ये सवाल मेरा है और शायद लाजमी सवाल है, इसका बात भाजपा को देना चाहिए इसका जवाब कि उन्होंने क्यों स्वयं नहीं कहा कि ये भाजपा की जीत। दूसरी बात सवाल आ जाने दीजिए भाई साहब सवाल, अरे सवाल सुन लीजिए पूरा, अरे पूरा सवाल तो सुन लीजिए भाई भाजपा वालों, अरे भाजपा वालों सवाल तो सुन लो भैया। अरे भाई बड़े बेचैन हो आप, बड़े बेचैन हो, सवाल तो सुन लो, भागने लगे भैया। लीजिए ना, अभी बहुत से सवाल हैं, सवाल है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, मेरा दूसरा एक सीधा सवाल है। अरे भाई देखिए भाजपा वाले कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं। अब सुन लीजिए, अब बात विधानसभा चुनाव की हो रही है तो सवाल सुनने की क्षमता रखिए। अभी भाजपा के एक साथी ने, देखिए पहला सवाल मैंने बोल दिया, दूसरा एक और पूछ रहा हूं। अभी भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा टॉप पर है,
भारतीय जनता पार्टी टॉप की पार्टी है, तो 4 तो 30 वोटों में से सिर्फ 4 वोट क्यों मिले? कौन सा टॉप का ये आधार है, जरा बताइए जरूर। दूसरी बात, लगाते लगाते भाजपा के लोग आरोप लगाते चले गए कांग्रेस पर, कच्चा चिट्ठा जिसे वो बोलते हैं, कच्चा चिट्ठा तो वो होता है जो अभी जिसे आप राम मंदिर जिसकी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसमें चंदे की दलाली का जो आरोप आया है वो भी भाजपा के ऊपर आया है। लेकिन धन्य मनाइए कि मीडिया और विपक्ष राम के नाम पर जिसको बदनाम नहीं होने देता, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये बात इस पटल पर नहीं उठाना चाहिए समझा कि कहीं देश की और भगवान राम की बेइज्जती ना हो। दूसरी बात, उन्होंने आरोप लगाते कांग्रेस के लिए बड़े बड़े शब्द बोले थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस एक मिनट छोटी सी बात बोलूंगा, उन्होंने जवाब की बात कही, कांग्रेस के लिए भगवान राम का मंदिर ब्रांडिंग है। आप चरित्र देखिए, अरे हमारी आस्था है, अरे छोड़िए, आस्था का सवाल उस दिन खत्म हो गया, आस्था का सवाल उस दिन खत्म हो गया जिस दिन चंदा चौधरी की रिपोर्ट आई है, बेनकाब हुई है, उस दिन सब खत्म हो गया आपका ये ढोंग ढकोसला। और मुझे ये बताइए कि जिले में भाजपा के जो समर्थित प्रत्याशी है, उन्होंने क्यों नहीं कहा ये भाजपा की जीत है? इसका जवाब दीजिए। आप भी कांग्रेस वाले भी देख लेंगे कि अपना जो है तुम्हारा क्या वजूद रहा, सब भारत कितनी सरकारें थी, आज भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न देशों में सरकारें हैं, क्या ऐसे ही थोड़ी सरकारें बन गई? हर जगह थोड़ी ये सब हो गया। मुझे आवाज दे रहे क्या? मुझे कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन ज्यादा हावी हो चुका है, इसलिए दूसरे की हार और जीत में कोई अपनी हार और कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं आप कहीं है ही नहीं, भाजपा के पास जवाब नहीं होता है, जब भाजपा के पास जवाब नहीं होता है, आपने देश को बात कर दिया, भाजपा के पास जवाब नहीं होता है तो दूसरे का मानसिक दिवालियापन दिखता है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे मैं बता रहा हूं, जिनके मंत्री बीफ खाने का समर्थन करते हो, जिनके मंत्री सांसद बीफ खाने का समर्थन करते हो, वो देश की बात पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी जो है समाज की पार्टी है। शेखर जी पार्टी है भाई, अगर आप लोग सुनना चाहें तो अब मेरी बारी आ गई, और मैं एक निवेदन कर दूं कि जो सवाल आप लोगों ने किए अलग अलग, उसमें मैंने नोट किए और मैं उनका जवाब दे रहा हूं। अगर आपकी गिर दृष्टि कहीं कि उनमें कोई सवाल खोज ले तो बाद में जवाब दे दीजिएगा, नोट लें। बीच में लखनऊ का खटकाने मोहल्ले का जो है युद्ध मत करिएगा। भाई आदेश अग्निहोत्री जी ने सबसे पहले कहा कि साहब जल्दी खत्म करिए भाई, एक बात बिल्ली का उदाहरण उन्हें याद आया। बिल्ली शेर की मौसी होती है, शेर के बच्चों से बात हो रही है। उनको याद रखना चाहिए कि 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने कब चली थी, ऐसी ही परिस्थिति रही। दूसरी बात, हमारी भी कार्ड प्रणाली, हमारी कार्ड प्रणाली नहीं है। वो बात दीजिए, आप दर्शकों के साथ अन्याय क्यों करते हो भाई? जब मैं खामोश रहा, चाहे कोई और हो, वोट करो यार, उसके बाद जवाब दे देना। अरे जश्न मना रहे हो, दूसरी बात सबसे पहले कहा गया, आलोक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि हर्ष का विषय। चलिए दूसरा राउंड करिए अनिल नंदलाल जी। लक्ष्मण शक्ति लगी थी, लेकिन हर्ष नहीं था। शेखर भाई, ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मुफ्त में अपना जो है असल ले रही है। उनके 4 थे, 18 मिले, 14 हमारे थे और सपा से टकरा गई है। इसलिए इन लोगों को ये आज मौका मिला है, अगर ऐसा ना होता तो आज इन्हें यहाँ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अनिल जी 14 आपके थे 14 तो आप संभाल के रखना चाहिए था। आपके स्थल छोड़ के भाग क्यों गए? वो क्यों भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा?
समर्थन मांगा, हमने समर्थन दिया, रणनीति अपनाई, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। समर्थन दिया, तो तुम कह रहे जीत का जीत थोड़ी गए, समर्थन ये भी विचारधारा अच्छी है, ये भी विचारधारा समाजवादियों की अच्छी है। चलिए भाजपा से एक आदमी जवाब दे दे, एक प्रतिनिधि भाजपा को जवाब दे दे, कोई भी, टाइम बहुत हो रहा। मैंने कहा आज हर्ष का दिन है, आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। विपक्षी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, हमको उनकी भाषा में जवाब नहीं देना है। धैर्य रखिए, ये निरंतरता बनी रहेगी। 2022 में 2024 तक ये चलेगा। आप ऐसे ही कहते रहिए कि हमारे प्रत्याशी थे, आपने ले लिए और जीते। ये बहुत लंबी भविष्यवाणी कर दी चलता रहेगा। आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं।